बच्चों इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एनसीईआरटी से पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ने वाले हैं। These points are very important for any competitive exams, especially for assertion and reason type questions. तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज और फेड एट इंफिनिटी। बच्चों चैप्टर 1 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाकर टर्मिनेट हो जाती हैं। प्लस चार्ज से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पर एंड हो जाती हैं। तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ भी की थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, है ना। यहाँ पर क्लियर है कि ये क्लोज लूप नहीं बना रही हैं क्योंकि इनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग हैं, क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज लूप बनाती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों बनाती हैं? कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी मैग्नेट लेंगे तो उसमें दोनों पोल होंगे हमेशा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल पर एंड होती हैं मैग्नेट के बाहर। इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हैं। तो अब यहाँ पर आपने देख लिया कि ये क्लोज लूप बन रहा है ना। तो क्लोज लूप बनने का रीजन क्या है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा साथ में होंगे। ऐसा नहीं होगा जैसे चार्ज प्लस और माइनस अलग अलग हो सकते हैं। और जैसे इसमें ये बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फेड एट इंफिनिटी, तो अगर सिर्फ प्लस चार्ज है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने ऐसे कोई कंसीडर की है आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाएंगे फील्ड वीक होती चली जाएगी और ये मान लेंगे कि इंफिनिटी पर जाकर ये फेड हो गई है। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं क्योंकि चार्जेस सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती हैं क्योंकि जो पोल्स हैं वो सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, सिंगल पोल ऐसे नहीं एग्जिस्ट करता है। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द डिस्कशन इन दिस चैप्टर होल्ड्स ओनली फॉर स्टेडी करंट विच डू नॉट वेरी विद टाइम। तो इस चैप्टर में जहां भी करंट की बात हुई है वो करंट कैसा है, जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, स्टेडी करंट है। When current vary with time, Newton's third law is valid only if momentum carried by electromagnetic field is taken into account. करंट टाइम के साथ वेरी हो रहा है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ तब वैलिड होगा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात की जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मोमेंटम कंसीडर करेंगे। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। पहले देखते हैं न्यूटन्स लॉ इस फर्स्ट केस में कैसे फॉलो होता है। सपोज किसी वायर में ये स्टेडी करंट आई फ्लो हो रहा है। अब हमने पढ़ा है कि करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डेवलप करता है कि किसके अराउंड वायर में जो करंट की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। सपोज इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में कोई चार्ज आ रहा है, ये क्यू चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इस क्यू चार्ज पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, ये वायर चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। ये चार्ज इस वायर के साथ इंटरेक्ट होगा तो ये चार्ज भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ भी फॉलो हो रहा है कि वायर ने फोर्स लगाई चार्ज पर और चार्ज ने फोर्स लगाई वायर पर। न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है मीन्स यहाँ पर मोमेंटम भी कंजर्व है। अब देखते हैं कि जब करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो बच्चों टाइम वेरिंग करंट फ्लो हो रहा है अगर, तो टाइम वेरिंग करंट एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी टाइम के साथ चेंज होगी और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर इंड्यूस करेगी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, कि टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रही है। तो अगर किसी वायर में करंट इस तरीके का है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी और इस तरह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं बच्चों इस तरीके से। तो इस कंडीशन में वो जो सेम चार्ज हमने पहले केस में लिया था,
वो दोनों तरह के फोर्स यहाँ पर एक्सपीरियंस करेगा, एक तो मैग्नेटिक फोर्स और दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स। नेट फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो ये चार्ज इन दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस के रिजल्टेंट फोर्स के बराबर फोर्स इस वायर पर लगाएगा। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, और मोमेंटम भी किसका रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मोमेंटम। तो ये इस पॉइंट का मीनिंग है कि जिस केस में करंट स्टेडी है तो वहां पर चार्ज पार्टिकल सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उतना ही फोर्स वो वायर पर अप्लाई कर देता है। लेकिन जब टाइम वेरिंग फील्ड होती है तो वहाँ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही इस चार्ज पर फोर्स लगाती हैं। तो इसलिए दोनों का मोमेंटम हमको लेना होगा, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मोमेंटम कंसीडर करना होगा। तो आई होप कि आपको ये सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, रिकॉल द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंस फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी प्लस ई। बच्चों, लॉरेंस फोर्स क्या है, जब कोई चार्ज पार्टिकल कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगती है, मैग्नेटिक फोर्स भी लगती है। ये है मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी और ये है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का कंबाइंड इफेक्ट है। आगे देखते हैं। दिस वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स हैज ऑक्यूपाइड अटेंशन of some of the greatest scientific thinkers. If one switches to a frame with instantaneous velocity v, the magnetic part of the force vanishes. The motion of the charged particle is then explained by arguing that there exists an appropriate electric field in the new frame. बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये बच्चों। यहाँ हमने ये फॉर्मूला देखा लॉरेंस फोर्स का, तो साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो लॉरेंस फोर्स है वो यहाँ चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, और मोशन ऑफ चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चेंज हो जाएगा। तो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस लें तो क्या लॉरेंस फोर्स पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो उन्होंने एक ऐसा केस लिया, इफ वन स्विचेस टू अ फ्रेम, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है वो हो गई जीरो। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज यू आर सिटिंग ऑन दैट चार्ज, तो अब चार्ज के साथ साथ ही आप मूव कर रहे हैं तो आपको चार्ज रेस्ट में लगेगा। तो एक इस तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, तो किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये ऑब्जर्व किया कि जो वेलोसिटी है वो हो गई जीरो। अब इस फॉर्मूले में वेलोसिटी जीरो हो गई है तो मीन्स अब F इज इक्वल टू क्यू ही बचेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्यू वी भी टर्म जीरो हो गई, मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गया, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स बचा। तो यहाँ पर एक ये पैराडॉक्स आ गया कि क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस चार्ज पार्टिकल का चेंज करें तो फोर्स भी चेंज हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर एक फील्ड चेंज होगी तो दूसरी भी चेंज हो जाएगी उसके साथ साथ ही। तो इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर चेंज करेंगे तो नेट फोर्स पे कोई चेंज नहीं आएगा, नेट फोर्स वही रहेगा। ठीक है, तो वी शैल नॉट डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस मैकेनिज्म, हाउएवर वी स्ट्रेस दैट रेजोल्यूशन ऑफ दिस पैराडॉक्स implies that electric and magnetic field are linked phenomena, electromagnetism, and the Lorentz force expression does not imply a universal preferred frame of reference in nature. तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी इस पॉइंट में जो बोली गई है कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर देंगे तो लॉरेंस फोर्स में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये लिंक्ड हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी, तो इसलिए लॉरेंस फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो उतना ही रहेगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज आप कोई मैच देखने गए स्टेडियम में, तो अब आपको कहीं की भी सीट मिल सकती है, मीन्स आपकी लोकेशन कुछ भी हो सकती है, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है, तो उसके रेस्पेक्ट में मैच का रिजल्ट नहीं चेंज होगा। ठीक है ना, वो वही रहेगा चाहे कहीं से भी देखा जाए। ऐसे यहाँ पर कोई एक प्रिफर्ड फ्रेम नहीं है। ठीक है, कहीं से भी कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे
तो एक फील्ड चेंज होती हुई लगेगी तो दूसरी भी चेंज हो जाएगी और रिजल्ट वही रहेगा। तो अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। एम्पियर सर्किटल लॉ इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ, इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बायो-सावर्ट्स लॉ। बच्चों, इस चैप्टर में हम पहले बायो-सावर्ट्स लॉ पढ़ते हैं, फिर एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ते हैं। बायो-सावर्ट्स लॉ की हेल्प से भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं और एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में? बायो-सावर्ट्स लॉ की हेल्प से किसी करंट एलिमेंट डीएल की वजह से किसी पॉइंट पर फील्ड फाइंड की जाती है, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गई। जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होती है किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से या सोलेनॉइड टॉरॉइड की वजह से, तो एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई किया जाता है। तो वायर, सोलेनॉइड, टॉरॉइड, उनमें मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्किटल लॉ से फाइंड करते हैं। तो मीन्स ये इंटीग्रल फॉर्म है और बायो-सावर्ट्स लॉ ये डिफरेंशियल फॉर्म है। दोनों से ही मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। हम किसी वायर के भी ऐसे छोटे छोटे पार्ट करके उनको करंट एलिमेंट लेकर उसमें बायो-सावर्ट्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं और फिर सारी फील्ड का वेक्टर सम लेंगे तो वो एम्पियर सर्किटल लॉ से जो फील्ड फाइंड करेंगे उसके इक्वल आएगा। Its relationship to the Biot-Savart's law is similar to the relationship between Gauss law and Coulomb's law. तो एम्पियर सर्किटल लॉ बायो-सावर्ट्स लॉ से बिल्कुल उसी तरह रिलेट करता है जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ कुलाम्स लॉ से रिलेट करता है। कुलाम्स लॉ की हेल्प से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ कुलाम्स लॉ अप्लाई किया जाता है अगर पॉइंट चार्ज है तो। लेकिन अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है या फिर कोई शीट है या फिर कोई स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है, ऐसे चार्ज वायर है या फिर चार्ज्ड स्फीयर है, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं हम गॉस लॉ में। तो सेम रिलेशन बायो-सावर्ट्स लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ का है जो कुलाम्स लॉ और गॉस लॉ का है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके इनसे रिलेटेड कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।